Okay, let's start. So I welcome you all. One second, please. Yeah, I welcome you all to Investor Education Program by NCDX. और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ऑप्शंस इन गुड्स है। हमारे साथ सेबी से वीना कुमारी जी ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे। जैसे ज्वाइन करते हैं फिर हम उनको कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम जो हमारा आज का टॉपिक है ऑप्शंस इन गुड्स उसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कमोडिटीज है, कमोडिटी को ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, थोड़ा नेटवर्क के इश्यू की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए थे। तो स्टार्ट विथ ये स्ट्रक्चर ऑफ कमोडिटी एक्सचेंजेस इन इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, उसके अंडर सेबी है, एंड जो सेबी है ये रेगुलेट्स करता है नेशनल एक्सचेंजेस लाइक एनसीडीएक्स, एमसीएक्स, आईसीएक्स, एनएसई एंड बीएसई। अब बात करते हैं कि जो एज ए रेगुलेटर सेबी ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं। तो सितंबर 15 में सेबी ने टेक ओवर किया था एज ए रेगुलेटर, एंड इन जून 17 में सेबी ने ऑप्शंस को इन कमोडिटी डेरिवेटिव सेगमेंट में परमिशन दी, एंड इन जून 17 में ही सेबी ने जो क्रेडिट थर्ड के अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है उनको परमिशन दी। इन सितंबर 17 सेबी ने इक्विटी एंड कमोडिटी आर्म्स जो ब्रोकिंग है उनके इंटीग्रेशन को परमिशन दी। बैंक सब्सिडरीज को भी अलाउ किया गया कमोडिटी मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड इन सितंबर 18 जो
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स है, उनको भी परमिशन मिली इंडियन कमोडिटी मार्केट में उनका जो एक्सपोजर है उनको हेज करने के लिए। इन मार्च 19 म्यूचुअल फंड्स एंड पीएमएस को भी अलाउ किया गया कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट में पार्टिसिपेट करने के लिए। इन जून 19 में कमोडिटी इंडाइसेज है उनको भी अलाउ किया गया ट्रेडिंग के लिए। अब बात करते हैं जो लिस्टेड कमोडिटीज है, ये कुछ एग्री कमोडिटी लिस्टेड है जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है एनसीडीएक्स पे। बाद जैसे सेक्टर वाइज देखे तो सीरियल्स एंड पल्सेज, स्पाइसेज, फाइबर, गुआर कॉम्प्लेक्स एंड ऑयल सीड्स। अब बात करते हैं कि कमोडिटीज और जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स है उनमें क्या डिफरेंस रहता है, क्या बेसिक डिफरेंस रहता है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव है वो उसका सेटलमेंट होता है वो एक्चुअल डिलीवरी में होता है, जबकि जो फाइनेंशियल डेरिवेटिव है उनमें कैश सेटलमेंट होता है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। कमोडिटी डेरिवेटिव्स में होल्डिंग कॉस्ट की बात करें तो उसमें असेइंग, वेयर हाउसिंग एंड इंश्योरेंस कॉस्ट रहता है, जबकि फाइनेंशियल डेरिवेटिव नॉर्मली इंटरेस्ट कॉस्ट रहता है। कमोडिटी डेरिवेटिव मार्केट है वो सीजनल रहता है नेचर में, एंड जो कैश मार्केट होता है वो एक्टिव रहता है थ्रू आउट द ईयर। अब जो बात करते हैं कि जो कमोडिटी डेरिवेटिव उसको जो इम्पैक्ट करते हैं फैक्टर्स, वो है डिमांड एंड सप्लाई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रेगुलेशंस एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को इम्पैक्ट करने वाले फैक्टर्स है ग्लोबल एंड लोकल इकोनॉमिक कंडीशंस, परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटी एंड जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर रहता है। ये कुछ फैक्टर है जो इम्पैक्ट करते हैं। अब बात करते हैं जो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, ऑप्शंस। ठीक है, तो ऑप्शंस क्या होते हैं कि ऑप्शन होता है वो राइट देता है, द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन, द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल एन एसेट। मतलब अगर आप ऑप्शन खरीदते हो तो आपका पास राइट रहता है किसी चीज को खरीदने या बेचने का, बट नॉट द ऑब्लिगेशन। ये कॉन्ट्रैक्ट रहता है फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इसका टाइम पीरियड रहता है जो कि एक दिन से लेके कुछ साल भी हो सकता है। और इसकी जो जो चॉइस मेकिंग होती है वो बेसिकली अंडरलाइंग प्राइस क्या रहता है, जो इसका अंडरलाइंग के प्राइसेस रहते हैं उस पे बेसिस पे चॉइस करते हैं। और पुट ऑप्शन, अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो कॉल ऑप्शन इज बायर राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय। कॉल ऑप्शन पे बायर को राइट रहता है। तो ये जब जो किसी जो ऑप्शन उसका बायर होता है उसके पास राइट रहता है, वो अगर उस तो वो एक ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट रहता है। तो ये
करते हैं कि इंट्रिंसिक एंड टाइम वैल्यू, ये दो कंपोनेंट रहते हैं इसमें प्रीमियम वैल्यू में। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है कि हाउ मच इन द मनी इज द ऑप्शन, कि आपका जो ऑप्शन है वो कितना, वो बताता है कि तुम्हारा जो ऑप्शन का जो इन द मनी होने के चांसेस कितना ज्यादा है, इससे टोटल ऑप्शन वैल्यू निकलती है। इसको डिटेल में देखेंगे आगे। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है कि आपका स्पॉट क्या चल रहा है, अंडरलाइन जो है उसका प्राइस क्या चल रहा है माइनस स्ट्राइक प्राइस। एंड फॉर पुट ऑप्शन इंट्रिंसिक वैल्यू होता है वो स्ट्राइक प्राइस माइनस जो स्पॉट रहता है अंडरलाइन का। तो इन द मनी ऑप्शंस में ही इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस होंगे वो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगी, उनमें ओनली टाइम वैल्यू रहती है। अभी और देखते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू के बारे में। तो जैसे मैंने पहले बताया इंट्रिंसिक वैल्यू कि ये दिस इज द मनी बाय विच एन ऑप्शन इज इन द मनी। कॉल ऑप्शन का बताया मैंने अंडरलाइन प्राइस एंड इंट्रिंसिक वैल्यू फॉर पुट ऑप्शन है स्ट्राइक प्राइस माइनस अंडरलाइन प्राइस। अब बात करते हैं कि टाइम वैल्यू की। ये बेसिकली टाइम वैल्यू है कि जो टाइम पे डिपेंड करता है कि हाउ फार इज द एक्सपायरी ऑफ द ऑप्शन, ये ऑप्शन की जो एक्सपायरी है उसको कितना टाइम है, ठीक है। उसके बेसिस पे उसके बेसिस पे इसकी टाइम वैल्यू निकलती है। तो टाइम वैल्यू वैसे कैलकुलेट नहीं की जाती, मतलब ऐसे कैलकुलेट नहीं कर सकते, पर प्रीमियम माइनस इंट्रिंसिक वैल्यू करेंगे तो आपको पास टाइम वैल्यू बचती है। अगर एक्सपायरी का टाइम ज्यादा होगा तो टाइम वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे जैसे एक्सपायरी के पास आता जाता है, इसका जो टाइम वैल्यू है वो कम होती जाती है, और एक्सपायरी पर जाते जाते इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। इस फिनोमिना को टाइम डीके कहते हैं। तो जो ऑप्शन प्रीमियम होता है वो इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू होती है। अब बात करते हैं ऑप्शन की मनीनेस, कि एट द मनी, इन द मनी एंड आउट ऑफ द मनी क्या चीज है। तो एट द मनी क्या होगा कि जो स्ट्राइक प्राइस के इक्वल होगा, अगर मार्केट प्राइस फॉर जो अंडरलाइन प्राइस है वो अगर स्ट्राइक प्राइस के इक्वल है तो एट द मनी ऑप्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं इन द मनी। इन द मनी में अगर कॉल ऑप्शन की बात करें तो अगर मार्केट प्राइस स्ट्राइक प्राइस से ऊपर है तो ये इन द मनी होगा कॉल ऑप्शन के लिए। और पुट ऑप्शन में मार्केट प्राइस अगर स्ट्राइक प्राइस से नीचे है तो इन द मनी होगा। सिमिलरली आउट ऑफ द मनी की बात करें तो कॉल ऑप्शन में अगर जो अंडरलाइन की जो मार्केट प्राइस है वो स्ट्राइक प्राइस से नीचे है तो इन द मनी होगा। एंड पुट ऑप्शन के लिए
हेलो हेलो या तो अगर फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अगर जुलाई में उसने ज्वाइन किया और अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होने वाली तो जुलाई में वो अपना प्राइस लॉक करना चाहता है। वो चाहता है, जैसे जनरली होता है कि न्यू क्रॉप न्यू अराइवल्स आते हैं तो प्राइसेस कम हो जाते हैं, तो वो अब इस एग्जांपल के साथ देखें तो उसका जो मेज को जो उगाने में प्लांटेशन एंड हार्वेस्टिंग का कॉस्ट उसको आया 11,000, मतलब 1100 पर क्विंटल का वो कॉस्ट आया। प्लस वो चाह रहा है कि मुझे पर क्विंटल इतना प्रॉफिट मार्जिन मुझे 650 रुपीज पर क्विंटल। तो बेसिकली फार्मर को जब उसकी फसल आएगी तो उसको वो चाहता है कि वो 1750 1750 रुपए पर क्विंटल में बेचना चाहता है, तभी उसको 650 का प्रॉफिट होगा। ओके, तो जो फार्मर के पास क्या क्या ऑप्शन है कि उसको प्राइस लॉक करने के लिए, तो फार्मर कैन एंटर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, या फिर वो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है उसमें सेल कर सकता है। पर फ्यूचर्स में वो डाउन साइड तो इंश्योर्ड है, बट अपसाइड होगा अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो वो उसके पास रिस्क है कि अगर प्राइसेस इससे ऊपर चले गए तो उसको फार्मर को लॉस होगा। फिर तीसरा ऑप्शन है कि बाय पुट ऑप्शन। ठीक है, तो फार्मर कैन बाय पुट ऑप्शन इन जुलाई। जुलाई में फार्मर जो अपना पुट ऑप्शन बाय कर सकता है अक्टूबर एक्सपायरी का, और स्ट्राइक प्राइस होगा 1750 का जो उसको प्राइस चाहिए। तो ये ऑप्शन उसने खरीदा है तो उसके पास राइट है अपना सेल करने का एट द एक्सपायरी, बट नॉट द ऑब्लिगेशन, मतलब उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर प्राइसेस नीचे जाते हैं तो वो सेल करेगा, बट अगर ऊपर जाते हैं तो उसके पास ऑब्लिगेशन नहीं है, वो सेल नहीं करेगा। तो फार्मर के पास चॉइस है टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। जो अपसाइड अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो अनलिमिटेड है, मतलब वो एक्सरसाइज नहीं करेगा एंड बाहर अगर मंडी में जाके बेचेगा। अगर प्राइसेस इससे नीचे चले जाते हैं तो प्रोटेक्टेड है, अगर इससे नीचे कहीं भी जाए प्राइसेस वो एक्सपायरी पे 1750 पर अपना जो प्रोडक्ट है वो उसको एक्सपायर करता है, एक्सरसाइज कर सकता है। तो एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसी चीज को। 1715 पे ये अपना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मेज का 20 जुलाई को। अब फार्मर एक पुट ऑप्शन बाय करता है 20 अक्टूबर की एक्सपायरी का एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 1750, और उसका प्रीमियम देता है 100 रुपीज। तो ये कुछ अलग अलग सिनारियोज है कि आप फिक्स कर रहे हो 1750 पे, आपका कॉस्ट था मेज को ग्रो करने का उस 1100 था, प्लस आपने जो प्रीमियम पेड किया 100 रुपीज, तो टोटल कॉस्ट हो गया 1200 रुपीज। आप बात करते हैं अलग अलग सिनारियोज की कि अगर प्राइस जो है वो एक्सपायरी के टाइम पे 350 नीचे आ जाता है, मतलब इफ द प्राइस डिक्रीज बाय 350 पर क्विंटल, तो प्राइस क्या बचा 1400। 1750 से अक्टूबर में जाके 350 गिर जाता है तो 1400 बचता है। तो उस केस में अगर आपने ऑप्शन लिया होता है तो आपको प्रॉफिट कितना होता 550 का। आपका टोटल कॉस्ट था 1200 और आपका स्ट्राइक प्राइस था 1750, तो जो नेट प्रॉफिट हुआ 550 का। बट अगर उस केस में आपके पास ऑप्शन नहीं लिया होता तो आपको 1400 पे बेचना पड़ता, जो कि उसके बाद 300 का प्रॉफिट होता है। तो आप देख सकते हैं डिफरेंस ऑप्शंस के साथ एंड विदाउट ऑप्शन। सिमिलरली अगर 150 गिरता 1600 हो जाते हैं अक्टूबर में जाके प्राइसेस, तो नेट प्रॉफिट होता है ऑप्शन के साथ 550 एंड विदाउट ऑप्शन 500। अगर प्राइसेस 150 ऊपर चले जाते हैं अक्टूबर में जाके 1900 हो जाते हैं, तो ऑप्शन के साथ आपको 700 का प्रॉफिट मिलेगा नेट प्रॉफिट पर क्विंटल, एंड विदाउट
ऑप्शन 800 था। अगर प्राइसेस इससे ऊपर चले जाता है 2100 हो जाता है अक्टूबर में जाके, तो ऑप्शन के साथ 900 एंड विदाउट ऑप्शन 1000, ये तो कम आ रहा है क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया है। तो आप हमेशा डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो, और अगर प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो आप अपना जो ऑप्शन है उसको एक्सरसाइज नहीं करेंगे, प्राइस ऊपर जाने पे आप ओके। तो अगर हम देखते हैं एक प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको समझना चाहे, तो इमेज का ये क्लीन करेगा डिजर्मिनेटर के थ्रू, ट्रेडिशनल मिल एंड शिफ्टर रोलर मिल एंड पैकेजिंग करेगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रोसेसर है उसको जो कॉल ऑप्शन है वो बाय करना चाहिए, कि जुलाई ऑप्शन में प्रोसेसर को क्या चाहिए कि मैं आप अपने प्राइस लॉक कर लूं अभी, इससे ऊपर जाते हैं तो मुझे मैं इस पे खरीद पाऊं, और ये अगर इससे नीचे आता है तो मेरे पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं होना चाहिए, मैं ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करूंगा। तो ये कॉल ऑप्शन बाय कर सकता है प्रोसेसर, एंड तो उसमें कॉल ऑप्शन में उसको राइट मिलेगा टू बाय बट नॉट द ऑब्लिगेशन। तो उसके पास चॉइस है टू एग्जीक्यूट द कॉन्ट्रैक्ट और नॉट। तो अगर आप साइड है तो प्रोटेक्टेड है क्योंकि उसने उसके पास राइट है और उसने ऑप्शन खरीद रखा है 1750 का।
अगर नीचे जाते हैं तो उसके पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा ऑप्शन को। अब बात करते हैं कि जो ऑप्शन की कैलकुलेशन होती है, उसकी प्राइस जो प्रीमियम कैलकुलेशन होती है, उसका क्या बेसिस, कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। तो पहला इंटरेस्ट रेट, फ्यूचर प्राइस या स्पॉट प्राइस अंडरलाइन होगा, एंड तीसरा स्ट्राइक, या आप उसी स्ट्राइक का ऑप्शन खरीद रहे हैं एंड उसकी वोलेटिलिटी क्या रही है उस कॉन्ट्रैक्ट की हिस्टोरिकल, तो एंड टाइम टू एक्सपायरी कि कितना टाइम है एक्सपायरी को ऑप्शन की। तो ये 5 फैक्टर है जो ऑप्शन की प्राइस के लिए यूज किए जाते हैं। तो अब देखेंगे कि पे ऑफ के, ये कुछ पे ऑफ डायग्राम है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन है, उसके पे ऑफ कैसे रहेंगे। अगर लॉन्ग कॉल ऑप्शन है तो ऐसा रहेगा, नीचे की साइड प्रोटेक्टेड है एंड जो ऊपर है, अगर प्राइस ऊपर जाते हैं तो अनलिमिटेड प्रॉफिट है। सिमिलरली शॉर्ट कॉल, लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट। एंड अब बात करते हैं कि सिंथेटिक कॉल ऑप्शन। सिंथेटिक कॉल ऑप्शन कैसे बनेगा कि आपके अगर फ्यूचर में पोजीशन है, लॉन्ग फ्यूचर प्लस लॉन्ग इन पुट ऑप्शन, अगर आप पुट ऑप्शन बाय करते हैं एंड फ्यूचर में बाय करते हैं तो आपका जो नेट पोजीशन बनेगा वो लॉन्ग कॉल का बनेगा। सिमिलरली जो लॉन्ग कॉल का बनेगा उसको प्रोटेक्टिव पुट बोलते हैं। सिमिलरली अगर आपका शॉर्ट इन फ्यूचर प्लस शॉर्ट इनपुट है तो वो एक नेट आपका बनेगा शॉर्ट कॉल, जो कि कवर्ड पुट कहलाता है। सिमिलरली ये प्रोटेक्टिव कॉल है, कवर्ड कॉल। तो देखिए कि जो बेसिक डिफरेंस क्या रहता है इन ऑप्शंस इन गुड्स एंड ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स के, बेसिक डिफरेंस क्या है। तो ऑप्शन इन गुड्स में जो सेबी की तरफ से परमिशन मिली है वो दोनों ऑप्शन, मतलब यूरोपियन एंड अमेरिकन टाइप ऑफ ऑप्शंस को परमिशन मिली है, जबकि ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में ओनली यूरोपियन स्टाइल के ऑप्शन ही परमिटेड थे। बट अभी के लिए एनसीडीएक्स ने ओनली यूरोपियन ऑप्शन को ही लॉन्च किया है। जो एक्सचेंज को फ्लेक्सिबिलिटी है कि उसकी जो एक्सपायरी डे है वो डिसाइड करने की फ्लेक्सिबिलिटी है, बट अर्लियर ऑप्शन ऑन फ्यूचर्स में उसको जो अपना हाईली लिक्विड पीरियड रहता था उसी टाइम पे एक्सपायरी रखनी पड़ती थी। ऑप्शंस इन गुड्स में जो एक्सरसाइज मैकेनिज्म है वो डिपेंड करती है प्राइस ऑफ अंडरलाइन, कि अंडरलाइन क्या है, जो कि स्पॉट है, स्पॉट प्राइसेस पे। और जो ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स है इसमें जो फ्यूचर्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है उनके डीएसपी पे डिपेंड करता है एक्सरसाइज मैकेनिज्म। अब बात करते हैं और कुछ डिफरेंसेस। तो जो ऑप्शंस इन गुड्स है उसमें जो एक्सरसाइज होगी वो फिजिकल डिलीवरी में होगी। जब ऑप्शन एक्सरसाइज होगा तो फिजिकल डिलीवरी में कन्वर्ट होगा, जबकि ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स में एक्सरसाइज होगा तो वो फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में डिवॉल्व होता है। ऑप्शंस इन गुड्स में आप लॉन्च कर सकते हो अगर उसका जो कमोडिटी फ्यूचर्स अवेलेबल है, फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है जिस भी कमोडिटी में, उसमें ऑप्शंस इन गुड्स लॉन्च कर सकते हो। बट अर्लियर जो ऑप्शंस ऑन फ्यूचर्स थे उसमें उसी कमोडिटी के फ्यूचर ऑप्शंस लॉन्च किए जा सकते हैं जिसका लास्ट 12 मंथ में जो एडीटीवी है वो एटलीस्ट 200 करोड़ रहा हो। अभी इसके बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स है ऑप्शंस इन गुड्स के। तो इसको परमिशन मिली है कि इसमें दोनों यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑप्शंस को अलाउ किया गया, तो इंडियन कम्युनिटी मार्केट विल विटनेस बोथ यूरोपियन एंड अमेरिकन ऑप्शंस। ये एक मेजर रोल अदा करेगा एग्रीकल्चर मार्केट को। फार्मर जो अपना फार्मर फ्रेंडली ऑप्शन प्रोडक्ट दिया है, तो इसमें जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसको फार्मर्स के साथ रिलेट करेगा ये प्रोडक्ट। दिस इज ए प्रोग्रेसिव स्टेप टुवर्ड्स इंटीग्रेशन ऑफ स्पॉट मार्केट, जो कि इसके अंडरलाइंग स्पॉट है, स्पॉट प्राइसेज है विद डेरिवेटिव मार्केट। ये रेड्यूस जो हेजर्स है उसका उनके प्राइस जो रिस्क है प्राइस उसको रिड्यूस करेगा and it gives better flexibility to exchanges to introduce products that cater to large section of stakeholders and helps in adding to overall market efficiency.
इसमें नेटिंग का बेनिफिट है कि अगर आपकी लॉन्ग कॉल पोजीशन है, आपका लॉन्ग कॉल ऑप्शन है एंड शॉर्ट फ्यूचर्स है, आप तो एक्सपायरी पे आपका अगर आपको डिलीवरी नहीं चाहिए तो आपको नेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। आप लॉन्ग कॉल में एक्चुअली आप बायर हो एंड शॉर्ट कॉल में आप सेलर हो, तो आप नेट ऑफ कर सकते हो पोजीशन। सिमिलरली शॉर्ट कॉल प्लस लॉन्ग फ्यूचर्स, लॉन्ग पुट प्लस लॉन्ग फ्यूचर्स, शॉर्ट पुट प्लस शॉर्ट फ्यूचर्स में आपकी पोजीशन नेट हो सकती है। फ्रॉम 27th ऑफ जुलाई से इन तीन कमोडिटीज में ऑप्शंस लॉन्च किए थे एनसीडीएक्स ने, मेज, मस्टर्ड सीड एंड व्हीट। इनके प्रीमियम की बात करें तो बायर की साइड से ओनली प्रीमियम ही इनिशियल मार्जिन होगा, बट सेलर के लिए अगर इनिशियल मार्जिन की बात करें तो मेज में 10%, मस्टर्ड सीड में 8% एंड व्हीट में 8%। एंड फॉलोड बाय दिस 3rd of September 2020 से इन चार कमोडिटीज में भी ऑप्शंस इन गुड्स को लॉन्च किया, चना, गुआर गम, गुआर सीड एंड सोयाबीन। तो अगर इनिशियल मार्जिन की बात करें जो कि सेलर पे होगा 12% इन केस ऑफ चना, गुआर गम में 15.31%, गुआर सीड में 12% एंड सोयाबीन में 10%। अभी बात करते हैं कि इन्वेस्टर्स की गाइडलाइन की, इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या किन किन चीजों से बचना चाहिए, किन चीजों को फॉलो करना चाहिए। तो क्या क्या डूज है, तो आपको हमेशा सेबी या एक्सचेंज की के जो भी सर्कुलर्स है उनकी वेबसाइट पे पढ़ना चाहिए। आपको हमेशा एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर के थ्रू ही ट्रेड करना चाहिए। आपका जो केवाईसी है, नो योर क्लाइंट मैंडेट यूनिट क्लाइंट के थ्रू ही, यूनिक क्लाइंट कोड के थ्रू ही आपको ट्रेड करना चाहिए। आपको हमेशा जो रिस्क डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है उनके लिए उनको जान लेना चाहिए कि इसमें कितना रिस्क एसोसिएटेड है। कॉन्ट्रैक्ट नोट्स आपको एवरी सेटलमेंट लेनी चाहिए, हाँ, और उस कॉन्ट्रैक्ट नोट में सभी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सच एज मेंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑर्डर डिटेल्स एंड एटसेट्रा। आप अपना ट्रेड का जेन्युइननेस चेक कर सकते हैं एक्सचेंज की वेबसाइट पे, जो फैसिलिटी अवेलेबल है। आपको हमेशा रिक्वायर्ड मार्जिन एंड एमटीएम ऑब्लिगेशन हमेशा टाइम पे करनी चाहिए कि आप किसी भी पेनल्टी से बचने के लिए। आपको डब्बा ट्रेडिंग से बचना चाहिए क्योंकि डब्बा ट्रेडिंग एक इलीगल ट्रेड है जो कि एक्सचेंज के बाहर ट्रेड होता है। आपको जो स्टेटमेंट्स है, हर एक ट्रांजैक्शन के बाद में आपको स्टेटमेंट लेने चाहिए। आपको चेक या डिमांड ड्राफ्ट जो आपको इश्यू करना है वो मेंबर के नाम पे इश्यू करना चाहिए, मेंबर या ब्रोकर के नाम पे इश्यू करना चाहिए। पीरियोडिकल आपको स्टेटमेंट लेनी चाहिए एंड अगर उसमें किसी भी प्रकार की डिस्क्रिपेंसीज मिलती है तो आपको ब्रोकर को नोटिफाई करना चाहिए। फंडिंग फ्रॉम अनऑथोराइज्ड इंटरमीडिएरीज, किसी भी अनऑथोराइज्ड मेंबर्स के इंटरमीडिएरीज के थ्रू अगर फंडिंग होगी तो उसको एक्सचेंज के जो सेटलमेंट गारंटी मैकेनिज्म है उसमें कवर नहीं किया जाएगा। अब क्या चीजें जिनसे आपको बचना चाहिए, आपको कभी भी अनरजिस्टर्ड इंटरमीडिएरीज के साथ डील नहीं करनी चाहिए, ऑफ मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, किस एडवर्टाइजमेंट्स या रूमर से बचना चाहिए। आपको हमेशा रिस्क जान लेना चाहिए किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग से पहले। अनसाइंड या डुप्लीकेट कॉन्ट्रैक्ट नोट्स को एक्सेप्ट ना करें, रूमर से बचे, किसी भी इम्प्लिसिट या एक्सप्लिसिट प्रोमिस को ना माने, किसी भी एक्सपर्ट्स या एडवाइजर की रिपोर्ट पे ना जाकर खुद का एनालिसिस करें एंड देन ही उसी के बाद ट्रेड करें। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। अभी आपके जो भी सवाल है इस सेशन के रिगार्डिंग, तो आप अपने स्क्रीन पे दिए हुए Q&A ऑप्शन में जाके पूछ सकते हैं।
हेलो। और भी क्या आपका कोई सवाल है? हेलो। 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 यस सर। अनुभव दुबे जी, आपका अगर कोई सवाल है तो आप पूछिए। मैंने जी आपको सर। अलाउ किया है बोलने के लिए, आप बोल। जी सर, हम ये जानना चाहते हैं सर कि हम लोग एक फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं। हमारी ओके। आवाज मिल रही है सर? हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रहा है। आपने एफपीओ बनाया है? हाँ, एफपीओ सर हम बनाए हैं, और हम लोग एनसीडीएक्स से जुड़ करके गेहूं को बेचना चाहते हैं। तो निवेदन ये है सर कि हम लोगों का कोई ऐसा एक सर आपको, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अपने अपने आप को म्यूट कर लिया। हेलो। सर आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। जी सर। हेलो सर, आपकी आवाज पता नहीं क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। सर अभी क्लियर आ रही है क्या? हेलो सर मेरी आवाज आ रही है आपको? सर, आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। पता नहीं कहाँ से प्रॉब्लम है, जबकि नेटवर्क में हम हैं। सर आपकी आवाज मैं सुन पा रहा हूँ। अच्छा सर, हमारा प्रश्न सर यही है कि हम लोग अपने अनाज को, हमारे कंपनी में 400 शेयर होल्डर हैं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन में, और हम लोग ओके। अपने अनाज को उचित रेट में उचित मूल्य पाने के लिए एनसीडीएक्स से सर जुड़ना चाहते हैं और बेचना चाहते हैं। ओके। तो सर आपको किसी मेंबर के द्वारा जुड़ना पड़ेगा जो रजिस्टर्ड मेंबर है एक्सचेंज के साथ। सर हमें तो नेट पर हमने सर्च किया, ये थोड़ा सा गाइड करने की जरूरत है सर। हमें कृपया आप मार्गदर्शन करें। हमें तो ये भी नहीं हम समझ पा रहे हैं कि कौन से रजिस्टर्ड मेंबर हैं और कहाँ पे मिलेंगे, और रजिस्टर्ड मेंबर के मोबाइल नंबर वगैरह नहीं पता है। तो निवेदन ये है सर कि अगर आप ही किसी अच्छे रजिस्टर्ड मेंबर से हम लोगों को ज्वाइंट करा देंगे सर, तो वो ज्यादा विश्वसनीयता रहेगी। चूंकि आप लोग डिपार्टमेंटल आदमी के ऊपर हम लोग ज्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं कि आप लोग जिससे भी संपर्क कराएंगे, जो भी रजिस्टर्ड मेंबर होंगे, उनसे जुड़ने में हमें सहूलियत हो जाएगी। ऐसे थोड़ा सा हमें इंडिविजुअली हमें प्रॉब्लम हो सकती है सर। डेफिनेटली सर, हम आपकी हेल्प करेंगे, पर ये डिस्कशन हम वन टू वन कर सकते हैं। आप आपके कॉन्टेक्ट डिटेल्स दे या फिर मैं आपको दूं, तो आप हम वन टू वन डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं इस चीज को। जी बिल्कुल सर। नंबर हम चाहें हम चैट बॉक्स में अपना नंबर लिख दें सर, या हमारा नंबर आप सर नोट कर सर लीजिए एक्चुअली, सर। हाँ सर, ये चैट बॉक्स में एक्चुअली कुछ इश्यू है, उसकी वजह से मैं आपके क्वेश्चंस भी नहीं देख पा रहा था। तो आप हाँ अगर हाँ। बोल सके तो मैं नोट कर लूँ। हाँ। हाँ तो नोट कर लीजिए, 63 63 0 0 63
63 62 62 2 2 61 261। जी हाँ, जी हाँ, 63 0 63 62 2 61। ठीक है सर, मैंने आपका नंबर नोट किया है। मैं आपको जी सर। कनेक्ट करूंगा आपके क्वेरीज के रिगार्डिंग, और हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चीज को। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि किसी और के कोई सवाल नहीं है, तो हम आज का जो हमारा ये सेशन है इसको यहीं कंक्लूड करेंगे। आप सभी का धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। बने रहिए एनसीडीएक्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।